हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और जिन बच्चों को 7 मार्च 2024 को सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर देना है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 7 मार्च 2024 को सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए मैं लेकर के आ चुका हूँ सामाजिक विज्ञान विषय का ऐसा मॉडल पेपर जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे ही जाएंगे। तो आप लोग इस मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लेना मेरे प्यारे बच्चों। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 में हैं और 7 मार्च 2024 को सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर देने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सामाजिक विज्ञान विषय का कोड होता है 932। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर पेपर का कोड क्या है? 825 ईपी। इस कोड के पेपर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप लोग पढ़ लेना। और जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं जो कि 1 नंबर के पूछे जाते हैं, 20 प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर आपको ओएमआर शीट में देना है। इन सभी प्रश्नों को आप लोग जरूर नोट कर लेना, लिख लेना। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जैसा कि आप सभी जानते हैं, समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। पेपर का पैटर्न सेम यही रहेगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, पेपर का पैटर्न सेम यही रहेगा, प्रश्न भी यहीं से आएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, 100% की गारंटी है कि इस मॉडल पेपर से प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर पूर्णांक कितना रहेगा पेपर का? 70 अंकों का। जैसा कि प्रत्येक विषय के पेपर का है, 70 अंकों का पूर्णांक रहेगा। अब यहाँ पर कुछ सामान्य से निर्देश दिए गए हैं जिनको आपको पढ़ना है और इन्हीं निर्देशों के अनुसार ही आपको बोर्ड परीक्षा देनी है। पहला निर्देश क्या है? सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। दूसरा है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। यानी पेपर पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट मिलेंगे। कितने? 15 मिनट। यानी आप ध्यान दीजिएगा, 3 घंटे का समय आपको पेपर को हल करने के लिए मिलेगा और 15 मिनट का समय आपको पेपर को पढ़ने के लिए मिलेगा। अगला निर्देश है मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न पत्र 2 खंडों में खंड आ एवं बा में विभाजित है। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न हैं जिनका उत्तर आपको कहां पर फिल करना है, भरना है? ओएमआर सीट पर भरना है। जो खंड आ में 20 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, इन प्रश्नों का उत्तर आपको ओएमआर सीट में भरना है। यदि आप ओएमआर सीट में इन 20 प्रश्नों का उत्तर सही तरीके से और सही सही उत्तर भर देते हैं तो आपके 20 नंबर पूरे पूरे पक्के हो जाएंगे। राइटिंग चाहे आपकी कितनी भी खराब क्यों ना हो, एक भी नंबर नहीं कटेगा। बस आपको ओएमआर सीट सही तरीके से और प्रश्नों का यदि आपने सही उत्तर भर दिया तब। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद आप लोग ध्यान दीजिएगा, ओएमआर सीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं, इरेजर एवं व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें। ये गलती आप लोग मत करना मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि ये है ओएमआर सीट। अब मान लीजिए पहले प्रश्न का आंसर सही था, कौन सा? सही था बी वाला। और आपने गलती से गोला कौन सा भर दिया? सी वाला भर दिया या डी वाला या ए वाला भर दिया। अब आपको याद आ गया कि अरे ये मैंने क्या कर दिया, पहले प्रश्न का बी वाला ऑप्शन सही था, मैंने सी या डी या ए भर दिया। अब मैं क्या करूं? क्या मैं इसे इस तरह से काट दूं जो कि बिल्कुल अलाउ नहीं है, या इस पर इरेजर से इसको मिटा दूं या व्हाइटनर का प्रयोग कर दूं? ऐसा सोचना भी नहीं। यानी ऐसा आपको करना ही नहीं है। इसी पेपर में नहीं, किसी भी पेपर में, यानी सामाजिक विज्ञान के पेपर में ही नहीं है ये चीज अलाउ। यानी आप लोग ध्यान दीजिएगा, चाहे हिंदी का पेपर हो, गृह विज्ञान, इंग्लिश विज्ञान या गणित, किसी भी विषय का पेपर हो, आपको ओएमआर सीट में ना तो इरेजर का प्रयोग करना है ना ही व्हाइटनर का प्रयोग करना है। तो आप जब भी ओएमआर सीट में प्रश्नों का आंसर फिल करेंगे, आप अच्छे से सोच समझ कर ही फिल करिएगा। जल्दबाजी
में किसी भी प्रश्न का उत्तर आप ओएमआर में मत भरिएगा। एक बार उत्तर भरने के बाद आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। यदि आपने ऐसा किया तो आपके नंबर काट दिए जाएंगे, ये सावधानी आपको बरतनी है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों खंड बा 50 अंकों का है। इसमें वर्णनात्मक प्रथम प्रकार के यानी फर्स्ट टाइप के एवं वर्णनात्मक सेकंड टाइप के तथा मानचित्र से भी संबंधित 2 प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। अब दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है। मेरे प्यारे बच्चों, दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न लिखने के लिए दिए गए हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना और इस मॉडल पेपर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आप लोग इन सभी प्रश्नों को एक बार तैयार जरूर कर लेना। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ के अंतर्गत जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं जो कि इस प्रकार से हैं, काफी ज्यादा इजी प्रश्न हैं। आप लोग इन प्रश्नों को तैयार कर लो और उन्हीं प्रश्नों को मैंने शामिल किया है जो बोर्ड परीक्षाओं में लगातार यानी पिछली बोर्ड परीक्षाओं में लगातार पूछे गए हैं। चलिए यहाँ पर आप देखेंगे निर्देश दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न है और 4 विकल्प हैं, सही विकल्प का चयन करना है आपको। पहला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, यह प्रश्न लगातार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है। कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। विकल्प इस प्रकार से हैं, पहला है 1788 ईस्वी में, दूसरा विकल्प 1787 ईस्वी में, तीसरा 1789 ईस्वी में, चौथा 1790 ईस्वी में। तो आप सभी जानते हैं कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, 1789 ईस्वी में हुई थी। इन प्रश्नों को आपको रट लेना है। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप लोग इन प्रश्नों को रट लीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 2 भी लगातार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है, इसलिए 2024 के लिए यह भी प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है यहाँ पर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। आप लोग ध्यान दीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। पहला है विकल्प 1884 ईस्वी में, दूसरा विकल्प है 1882 ईस्वी में, तीसरा है विकल्प 1885 ईस्वी में और चौथा विकल्प है 1886 ईस्वी में। तो आप सभी जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। इस प्रश्न का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। जैसा कि मैंने आप सभी से रिक्वेस्ट की है कि आप लोग इन प्रश्नों को जरूर नोट कर लेना। क्यों नोट कर लेना? क्योंकि ये सभी प्रश्न बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं। पिछली बोर्ड परीक्षाएं जो होती चली आई हैं उनमें लगातार पूछे गए हैं। अगला प्रश्न भी आप देख रहे हैं 2024 के लिए इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि यह भी प्रश्न आप लोग जरूर तैयार कर लेना। प्रश्न क्या है, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था या विश्व में आर्थिक महामंदी कब आई। प्रश्न 2 तरीके से आ सकता है, उत्तर एक ही रहेगा। मेरे प्यारे बच्चों, पहला है विकल्प 1919 ईस्वी में, दूसरा विकल्प है 1924 ईस्वी में, तीसरा है विकल्प 1934 ईस्वी में, चौथा है विकल्प 1929 ईस्वी में। तो आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था? मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सन 1929 ईस्वी में आर्थिक महामंदी का प्रारंभ हुआ पूरे विश्व में। प्रश्न संख्या 4 है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई। आप लोग देखेंगे इस प्रश्न के विकल्प इस प्रकार से हैं, पहला है विकल्प इंग्लैंड, दूसरा विकल्प है जर्मनी, तीसरा है विकल्प मेरे प्यारे बच्चों इटली और चौथा विकल्प है फ्रांस। तो आप सभी जानते हैं औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों इंग्लैंड। और आपको ओएमआर सीट में जैसे यहाँ पर पहला विकल्प सही है तो पेपर जो होगा आपकी बोर्ड परीक्षा का उसमें ए, बी,
सी और डी लिखा रहेगा, का खा गा और घा नहीं लिखा रहेगा। तो जो भी विकल्प सही होगा आपको ओएमआर शीट में गोला काला करना है। जैसे यहाँ पर चौथे प्रश्न का पहला विकल्प सही है, तो ओएमआर में आपको क्या करना है, चौथे प्रश्न का पहला यानी ए वाला गोला आपको काला कर देना है। काले पेन से आप लोग कीजिएगा, मैं आपको पेंसिल से बता रहा हूँ, आपको काले बाल पॉइंट वाले पेन से गोले भरने हैं, जेल पेन का प्रयोग नहीं करना है। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगला जो प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट है। गुलामगिरी का लेखक कौन था? यहाँ पर आप देखेंगे पहला है विकल्प ज्योतिबा फूले, दूसरा विकल्प रामा स्वामी नयकर, चौथा विकल्प यहाँ पर कैलाश बासनी देवी है, और तीसरा विकल्प क्या है मेरे प्यारे बच्चों, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। तो गुलामगिरी के लेखक या गुलामगिरी नामक जो पुस्तक थी, इस पुस्तक के लेखक थे, उत्तर हो जाएगा ज्योतिबा फूले जी। प्रश्न संख्या 6 है मेरे प्यारे बच्चों, निम्न में से कौन अजैवीय संसाधन है? यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन अजैवीय संसाधन है? तो यहाँ पर पहला है विकल्प पौधे, दूसरा विकल्प है पशु, तीसरा विकल्प है चट्टाने, और चौथा विकल्प है मछलियां। तो इस प्रश्न को मैं क्लियर करा दूं ताकि इस तरह का जो भी प्रश्न आए आपकी बोर्ड परीक्षा में आपसे गलती ना हो। अजैवीय या अजैव संसाधन किसे कहते हैं? जो संसाधन वृद्धि विकास नहीं करते, जिनमें जीवन नहीं पाया जाता, स्पष्ट बात, जिनमें जीवन नहीं पाया जाता, वह होते हैं अजैवीय या अजैव संसाधन। जैवीय या जैव संसाधन किसे कहते हैं? जिनमें जीवन पाया जाता है, जिनका वृद्धि और विकास होता है, यानी जिनकी वृद्धि और विकास होता है, वह होते हैं जैवीय या जैव संसाधन। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, विकल्प पहला है पौधे। अब पौधों में क्या होता है? पौधों में जीवन भी होता है, इनकी वृद्धि और विकास भी होता है। पशुओं में भी जीवन होता है, इनकी भी वृद्धि और विकास होता है। इसके बाद चौथा विकल्प है मछलियां। तो मछलियों में भी जीवन पाया जाता है, इनकी भी वृद्धि और विकास होता है। मेरे प्यारे बच्चों, चट्टानों में जीवन नहीं पाया जाता। तो यह कैसा संसाधन है? यह है अजैवीय संसाधन। तो जैवीय संसाधन है पौधे, पशु और मछलियां। अजैवीय संसाधन यहाँ पर कौन सा है? चट्टाने हैं। प्रश्न संख्या 7 है, वेरी इंपॉर्टेंट आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। हरा सोना निम्न में से किसे कहा जाता है? विकल्प इस प्रकार से हैं, पहला है विकल्प घास के मैदान, दूसरा विकल्प है सघन झाड़ी, तीसरा विकल्प है हरे पेड़, चौथा है विकल्प प्राकृतिक वनस्पति। तो हरा सोना निम्न में से किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों, हरा सोना कहा जाता है किसे? यहाँ पर उत्तर हो जाएगा प्राकृतिक वनस्पति को हरा सोना कहा जाता है। और इसी के अंतर्गत घास के मैदान, सघन झाड़ी, हरे पेड़ पौधे सब कुछ आ जाते हैं प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत। प्रश्न संख्या 8 है, जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है? पहला है विकल्प 95%, दूसरा विकल्प है 96%, और तीसरा है विकल्प 97.5%, चौथा है विकल्प 98%। प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है? उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों 97.5% भाग जो है समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है। बाकी का शेष पानी क्या है? समुद्री जल के रूप में नहीं है। प्रश्न संख्या मेरे प्यारे बच्चों 9 है यहाँ पर, करतन दहन। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, करतन दहन या झूम कृषि प्रश्न में पूछ लिया जाए, झूम कृषि या फिर करतन दहन लिखा हो, निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? पहला है विकल्प राजस्थान, दूसरा विकल्प है उत्तराखंड, तीसरा विकल्प है मिजोरम,
चौथा है विकल्प उत्तर प्रदेश। तो कर्तन दहन कृषि या जिसे झूम कृषि के नाम से भी जाना जाता है, दिए गए विकल्पों में से किस राज्य में पाई जाती है? उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तराखंड राज्य में, या मिजोरम राज्य में, या उत्तर प्रदेश राज्य में, या राजस्थान में। तो उत्तर हो जाएगा मिजोरम राज्य में कर्तन दहन कृषि या झूम कृषि पाई जाती है। प्रश्न संख्या 10 वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? पहला है विकल्प कोयला, दूसरा विकल्प है पवन ऊर्जा, तीसरा विकल्प है सौर ऊर्जा, चौथा विकल्प है ज्वारीय ऊर्जा। मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वह स्रोत होते हैं जिनका एक बार प्रयोग कर लेने के बाद उनका नवीकरण नहीं किया जा सकता, उनको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे यहाँ पर कोयला है, अब कोयले का एक बार आप प्रयोग कर लेते हैं, यानी एक बार आप कोयला जला देते हैं, तो आप इसका नवीकरण नहीं कर सकते, इसे राख के रूप में ही आप पाएंगे। लेकिन इसके बाद आप देखेंगे ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत वह स्रोत हैं ऊर्जा के गैर परंपरागत। आप लोग इन प्रश्नों का अर्थ यदि समझ जाते हैं तो इस तरह का कोई भी प्रश्न आएगा तो आपसे गलती नहीं होगी। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है? ऐसे स्रोत जिनका हम नवीकरण करके नए तरीके से प्रयोग कर सकते हैं या नए तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। जैसे सौर ऊर्जा है, इसका हम आए दिन प्रयोग करते रहते हैं नए नए तरीके से, पवन ऊर्जा का भी और ज्वारीय ऊर्जा का भी। ये हैं ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। और ऊर्जा का परंपरागत स्रोत क्या है? कोयला है, क्योंकि एक बार प्रयोग करने के बाद यह दोबारा प्रयोग नहीं किया जा सकता और धीरे धीरे इनकी कमी होती जा रही है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 11 है, निम्न में कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? पहला है विकल्प सीमेंट, दूसरा विकल्प एल्यूमिनियम, तीसरा विकल्प प्लास्टिक, चौथा विकल्प है मोटर गाड़ी। तो इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? सीमेंट उद्योग एक ऐसा उद्योग है जो कि चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाकर क्या बना देता है? सीमेंट बनाता है। चूना और पत्थर को घिसकर सीमेंट का निर्माण किया जाता है और चूने पत्थर का प्रयोग सीमेंट उद्योग कच्चे माल के रूप में करता है। प्रश्न संख्या 12 भी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी लोग इन प्रश्नों को जरूर पढ़ लेना। एक बार आपने इन प्रश्नों को समझ लिया, समझो आपके कई प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, जब एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, पहला है विकल्प अंतरराष्ट्रीय व्यापार, दूसरा विकल्प है आंतरिक व्यापार, तीसरा विकल्प है बाहरी व्यापार, चौथा है स्थानीय व्यापार। तो जब एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार किया जाता है तो इस व्यापार को क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? आंतरिक व्यापार कहा जाता है। मान लीजिए उत्तर प्रदेश से यूपी से कोई वस्तु बेची गई और गुजरात प्रदेश में खरीद ली गई, यानी देश कौन सा है? भारत ही है, दोनों ही भारत के राज्य हैं, उत्तर प्रदेश और गुजरात। यूपी से यानी उत्तर प्रदेश से कोई वस्तु बेची गई, गुजरात प्रदेश में खरीद ली गई, या गुजरात से कोई वस्तु आई उत्तर प्रदेश में खरीद ली गई, तो इनके मध्य होने वाला व्यापार कैसा व्यापार कहलाएगा? कैसा व्यापार मेरे प्यारे बच्चों? आंतरिक व्यापार कहलाएगा। दो राज्यों के बीच होने वाला व्यापार आंतरिक व्यापार कहलाएगा। और यदि यही व्यापार दो देशों के मध्य होता, मान लीजिए हमारा भारतवर्ष कोई वस्तु बेचता है, अमेरिका खरीद लेता है, या अमेरिका से कोई वस्तु भारत आती है, तो इन दो देशों के मध्य होने वाला व्यापार क्या कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों? इस तरह का व्यापार कहलाएगा अंतरराष्ट्रीय व्यापार। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको इस प्रश्न को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपसे गलती ना हो इसलिए आप इन सभी प्रश्नों को, महत्वपूर्ण प्रश्नों को जरूर लिखते जाओ। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है यहाँ पर,
बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में किसके मध्य सत्ता में साझेदारी है? पहला है विकल्प शासन के विभिन्न अंगों के मध्य, दूसरा विकल्प केंद्र और राज्य सरकार के मध्य, तीसरा विकल्प है राज्य सरकार और सामुदायिक सरकार के मध्य, चौथा विकल्प है विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य। तो बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में किसके मध्य सत्ता में साझेदारी है? प्रश्न का उत्तर होगा राज्य सरकार और सामुदायिक सरकार के मध्य। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? राज्य सरकार और सामुदायिक सरकार के मध्य जो है क्या है? सत्ता में साझेदारी है। प्रश्न संख्या 14 है मेरे प्यारे बच्चों, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? विकल्प इस प्रकार से हैं इस प्रश्न के। पहला है विकल्प हिंदी, दूसरा विकल्प है उर्दू, तीसरा विकल्प है संस्कृत और चौथा विकल्प है अंग्रेजी। तो हमारे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? उत्तर हो जाएगा हिंदी भाषा। प्रश्न संख्या 15 है मेरे प्यारे बच्चों, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी जाने वाली या दी गई समान भूमिकाएं, या बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात, या तीसरा विकल्प लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में महिलाओं को मतदान का अधिकार न मिलना, या स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर। तो जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर से। प्रश्न संख्या यहाँ पर आप देखोगे 16, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए मेरे प्यारे बच्चों। भूमि, फिर यहाँ पर डॉट डॉट संसाधन है, यानी यहाँ पर रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा? भूमि एक कैसा संसाधन है? क्या मानव निर्मित संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, सौर ऊर्जा से निर्मित है, या फिर इनमें से कोई नहीं? मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? आप सभी जानते हैं कि भूमि जो है प्राकृतिक संसाधन है। इसे ना तो मानव ने निर्मित किया है और ना ही यह सौर ऊर्जा से निर्मित हुई है। यह कैसा संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन है। प्रश्न संख्या 17 है मेरे प्यारे बच्चों, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी के संस्थापक कौन थे? यहाँ पर आप देखोगे विकल्प इस प्रकार से हैं। पहला है मायावती, दूसरा विकल्प है साहू जी महाराज, तीसरा विकल्प है मुलायम सिंह यादव और चौथा विकल्प है काशीराम। मेरे प्यारे बच्चों, बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी के संस्थापक थे काशीराम जी थे। प्रश्न संख्या 18 है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि? क्यों अच्छी है? यह सभी नागरिकों में समानता की भावना को बढ़ावा देती है, ये विकल्प सही है। व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है, यह विकल्प भी सही है। यानी यहाँ पर उत्तर क्या होगा? विकल्प का और खा दोनों। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह सभी नागरिकों में समानता की भावना को बढ़ावा देती है और व्यक्ति की गरिमा को भी बढ़ावा देती है। प्रश्न संख्या 19 है मेरे प्यारे बच्चों, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? पहला है विकल्प प्राथमिक क्षेत्रक, दूसरा विकल्प है द्वितीयक क्षेत्रक, तीसरा विकल्प है तृतीयक क्षेत्रक, चौथा विकल्प है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहा जाता है प्राथमिक क्षेत्रक। प्रश्न संख्या 20 है मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा दिन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है? क्या 24 मार्च को, या 24 मई को, या तीसरा विकल्प है 24 सितंबर को, या 24 दिसंबर को? तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? कौन सा दिन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष, आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके बाद खंड बा
वर्णनात्मक प्रश्न फर्स्ट टाइप के पूछे जाएंगे, जिनका उत्तर आपको लगभग 80 शब्दों में देना है। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यानी ये जो प्रश्न है ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। और इस तरह का प्रत्येक प्रश्न आएगा कितने नंबर का? 4 नंबर का होगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये सभी प्रश्न आप लोग जरूर पढ़ लेना, तैयार कर लेना। पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, ऑटो वान बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है? 2 कारण लिखिए। अथवा में प्रश्न ये भी महत्वपूर्ण है, अभ्रक की उपयोगिता बताइए, भारत में इसके 2 उत्पादक राज्यों के नाम भी बताइए। प्रश्न संख्या 2 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, भारत छोड़ो आंदोलन के किन्हीं 3 कारणों, यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा क्या होगा, किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए, कर्म नहीं होगा। अथवा में प्रश्न भी महत्वपूर्ण है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? एक तर्क दीजिए। प्रश्न संख्या यहाँ पर 3, ये प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? 3 कारण स्पष्ट कीजिए। और अथवा में प्रश्न है, यह भी महत्वपूर्ण मेरे प्यारे बच्चों, संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। और प्रश्न संख्या 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं लिखिए। अथवा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के उद्देश्य लिखिए। अब इसके बाद आप देखेंगे वर्णनात्मक जो सेकंड टाइप के प्रश्न होंगे, जिनका उत्तर आपको लगभग 150 शब्दों में यानी 150 शब्दों में देना है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इन सभी प्रश्नों को भी पढ़ लेना, तैयार कर लेना। 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे? और इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा, एक प्रश्न 6 अंक का। अथवा में प्रश्न है, उपभोक्ता के अधिकारों की व्याख्या कीजिए। प्रश्न संख्या 6 वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में गांधी जी के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। प्रश्न संख्या यहाँ पर आप देखेंगे अथवा में है, विदेशी व्यापार से क्या आशय है? इसके 3 लाभों का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या यहाँ पर 6 है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग ध्यान दीजिएगा, धान की खेती के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। धान की खेती है या गन्ने की खेती है या गेहूं की खेती है, इनसे संबंधित एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा आपकी बोर्ड परीक्षा में। प्रश्न यहाँ पर 7 का अथवा है, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, परंपरागत स्रोतों का विस्तार से वर्णन करना है। प्रश्न संख्या 8 भी इंपॉर्टेंट है, संघीय व्यवस्था क्या है? भारत के संघीय व्यवस्था की किन्हीं 3 या किन्हीं 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अब प्रश्न है यहाँ पर 8 का अथवा, वैश्विक आर्थिक महामंदी के किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। अब प्रश्न संख्या यहाँ पर 9 का पूछा जाएगा, मानचित्र से संबंधित। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर 9 का है, निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र में यहाँ पर चिन्ह दिया होगा, जिस चिन्ह के द्वारा आपको रेखा मानचित्र में भरना है, नाम सहित आपको भरना है, और जिसके लिए 1/2 + 1/2 अंक निर्धारित हैं। यानी एक प्रश्न कितने अंक का होगा? 1 नंबर का होगा। इसी पैटर्न पर प्रश्न पूछे जाएंगे, वह स्थान जहां 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, 1 नंबर का प्रश्न है। वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था, यह भी 1 नंबर का प्रश्न है। वह स्थान जहां 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, और वह स्थान जहां 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। मेरे प्यारे बच्चों, वह स्थान जहां पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ, यह भी प्रश्न 1 नंबर का ही है। इसके बाद प्रश्न संख्या 9 का है, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। टिहरी बांध, यहाँ पर चिन्ह भी होगा, जिस चिन्ह के द्वारा आपको दर्शाना है। 1 नंबर का यह भी प्रश्न है। कोई एक आणविक ऊर्जा केंद्र, मुंबई बंदरगाह को, और भारत में चावल के सबसे बड़े उत्पादक राज्य को, यहाँ पर चिन्ह होगा, यहाँ पर भी चिन्ह होगा, और यहाँ पर भी चिन्ह होगा। फिर इसके बाद अगला है, भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादक राज्य,
चिन्ह के द्वारा आपको नाम सहित दर्शाना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका पेपर जो होगा 7 मार्च को सेम इसी पैटर्न पर होगा और इस मॉडल पेपर से 100% प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें। चैनल पर यदि आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।